नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया, सड़क पर जोरदार नारेबाजी की। मामला पशुओं की तस्करी से जुड़ा है। लोगों ने देर रात गाय और भैंस से भरे 4 ट्रक पकड़े। गुस्साए लोगों ने ट्रकों में तोड़फोड़ की और ट्रकों को पुलिस के हवाले कर दिया। अमेठी में राजमहल की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। संजय सिंह और अमिता सिंह के विरोध में अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। जवाबी पथराव और फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। अमिता सिंह और संजय सिंह का अमेठी पैलेस पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने गरिमा सिंह के समर्थकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पूरे हंगामे के दौरान 18 लोग घायल हो गए। संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह को लेकर लखनऊ से अमेठी आए थे। प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और अमिता सिंह को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आई पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठियां चलाई और हवाई फायरिंग की। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और आरएएफ को तैनात कर दिया गया। वहीं गांव वालों के हमले में एक पुलिस वाले की मौत होने के बाद पुलिस का तांडव नजर आया। पुलिस वालों ने गांव के एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घर में रखा सामान तितर-बितर कर दिया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ जमकर गाली गलौज की। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अपने साथी की मौत से बौखलाए पुलिस वालों ने आपा खो दिया। पुलिस वालों ने घर में मौजूद महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की। पुलिसकर्मियों को घर में जो मिला उस पर लाठियां बरसाई। कई बच्चों और लड़कियों को भी गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने कई पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए। वहीं डीएम ने कहा है कि हमले में सिपाही की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम अखिलेश यादव ने मृतक सिपाही के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दरअसल ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति और मालिकाना हक का है। पुलिस ने राजभवन की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मीडिया के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। तिहाड़ जेल में शरीजुद्दीन नाम के कैदी ने खुदकुशी कर ली। बैरक नंबर 8 में बंद शरीजुद्दीन ने जंगल से लटककर खुदकुशी की। शरीजुद्दीन 6 मार्च से अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद था। शरीजुद्दीन के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अलीगढ़ के मड्राक इलाके से 5 सितंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की की अर्धनग्न हालत में जंगल से लाश मिली है। घासीपुर के जंगल में लड़की का आधा शरीर जमीन में दबा पाया गया था। 9वीं में पढ़ाई करने वाली लड़की सब्जी लाने घर से निकली। आखिरी बार उसे लड़की को गांव के ही 2 लड़कों के साथ देखा गया था। लड़की के घर वालों ने मड्राक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की को अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्व प्रधान और उसके भतीजे की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है। हत्या के पीछे सियासी रंजिश भी वजह बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गोंडा में पावर प्लांट के इंजीनियर की पत्नी की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। इंजीनियर की पत्नी की हत्या का शक पावर प्लांट के ही डिप्टी मैनेजर पर जताया जा रहा है। लखनऊ के पास साबरमती एक्सप्रेस में आर्मी के एक सिपाही से लूट का मामला सामने आया। ट्रेन लखनऊ से जैसे ही आगे बढ़ी 3 लुटेरों ने सिपाही पर हमला बोल दिया। लुटेरों ने मारपीट कर सिपाही से कैश और एटीएम कार्ड लूट लिया। जीआरपी में शिकायत करने पर भी आर्मी के सिपाही को मदद नहीं मिली। दिल्ली से पटना जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप था कि आर्मी के सिपाहियों ने उनसे मारपीट की और बोगी से बाहर निकाल दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने एक फौजी को हिरासत में लिया। पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी। उनका आरोप था कि आर्मी के सिपाहियों ने उनसे मारपीट की और बोगी से बाहर निकाल दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने एक फौजी को हिरासत में लिया। पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के बिजनौर में घर में हुए ब्लास्ट में आतंकी संगठन सिमी का हाथ सामने आया। जांच में पता चला है कि एमपी की खंडवा जेल से भागे सिमी आतंकी बिजनौर के जाटौन में बम बना रहे थे, ताकि तभी धमाका हो गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें आतंकी दिखे हैं। आतंकियों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिनकी तलाश एटीएस और एसटीएफ की टीम कर रही है। आतंकियों की खोजबीन के लिए पुलिस ने इलाके में अभियान चला रखा है।
आतंकियों की तस्वीर के साथ पुलिस की 48 सर्च टीम जुटी हुई है। शहर को 4 हिस्सों में बांटकर आतंकियों की खोज हो रही है। यूपी के कानपुर में स्पेशल पुलिस की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से दोनों की तलाश थी। दोनों अपराधियों पर 5-5 हजार इनाम का ऐलान था। इन अपराधियों पर शहर के अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे थे। कानपुर में मनचलों के डर से 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। मनचले लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे थे। मामला कानपुर के काकादेव का है। यहां 8-10 लड़के 12वीं की छात्रा को कई दिनों से छेड़ रहे थे। लड़की के परिजनों ने इस मनचलों की शिकायत थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया, जिससे मनचलों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता मनचलों की हिम्मत बढ़ गई। गाजियाबाद में ट्रैफिक एचसीपी ने अपनी ही पत्नी का चालान काट दिया। मामला चौधरी मोड़ का है, जहां चेकिंग के लिए ट्रैफिक एचसीपी मधुसूदन की तैनाती थी। यहीं पर मधुसूदन ने अपनी पत्नी का चालान काटा। इलाहाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों और हाल ही में एक अस्पताल पर बम से किए गए हमले के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल की। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 7 साल में पहली बार डीजल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। तेल कंपनियों की आज समीक्षा बैठक होनी है, जिस पर पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर तक घट सकती है। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होने के बाद दोबारा से राहत और बचाव अभियान बहाल हो चुका है। कश्मीर घाटी में रविवार तड़के आई बारिश की वजह से इसमें बाधा पड़ी थी। कश्मीर में अब तक 1,90,000 लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। अभी भी लाखों लोग बाढ़ में फंसे हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से महामारी का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार से तत्काल दवाइयां और 300 डॉक्टरों की टीम भेजने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मामले में राज्य सरकार को हर संभव मदद देने की बात कही है। वहीं उद्योग मंडल एसोचैम के अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारी बाढ़ की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाढ़ की वजह से व्यापार, होटल, रेस्तरां, बागवानी और हस्तशिल्प उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ के बीच घरों में फंसे हैं। जवान घरों में फंसे लोगों को पानी और खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। घरों के बाहर 8 से 10 फीट तक पानी। श्रीनगर में बाढ़ के बीच घरों में फंसे कई लोगों को सेना के जवानों ने खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। श्रीनगर के एक इलाके में कुछ लोग बाढ़ से घिरे घर में भूख से बेहाल थे, जिन पर अचानक रेस्क्यू टीम की नजर पड़ी। जवानों ने सीढ़ी लगाकर इन लोगों तक पानी और खाने पीने का सामान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में फंसे केरल के कई पर्यटक सुरक्षित लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सैलानियों ने खुशी का इजहार किया। दिल्ली बीजेपी ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया। इन ट्रकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में जेएमआई स्टूडेंट यूनियन ने राहत कैंप लगाकर लोगों से दवाइयां, कंबल, गर्म कपड़े दान देने की अपील की। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी वो भारतीय सीमा के पास देखा जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई तबाही की वजह से अपना जन्मदिन मनाने से इंकार कर दिया। पीएम मोदी ने समर्थकों से भी जश्न नहीं मनाने की गुजारिश की। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि 17 तारीख को चीन के राष्ट्रपति गुजरात में होंगे। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन उस दिन जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। पीएम ने लोगों से उनका जन्मदिन मनाने की बजाय जम्मू कश्मीर में चल रहे राहत कार्यों में मदद करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट निर्देश दे कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री और मदद पहुंचाने की बात भी कही गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले चीन की सेना ने फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। चीनी सैनिक लद्दाख में 500 मीटर अंदर तक घुस आए। घुसपैठ की घटना 11 सितंबर की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 सितंबर को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के 25 साल के गठबंधन पर तलवार लटकने लगी है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार है। आलम यह है कि बीजेपी के साथ
सीटों पर तालमेल के लिए होने वाली आज की बैठक शिवसेना ने रद्द कर दी। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रही है और ऐसे में बीजेपी से गठबंधन टूटने का अंदेशा जताया जाने लगा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा। बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तकरार है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। इसके पहले शिवसेना कह चुकी है कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। शिवसेना सीएम पद का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी शिवसेना विवाद पर राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं। रूडी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। साथ ही 2 से 3 दिनों में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा गया है। संपादक संजय राउत ने लिखा कि मोदी की लोकप्रियता फेल हो चुकी है। यह भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं चलने वाली। नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ता शिवसेना से नाराज हैं। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़े। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस पर से आज पर्दा उठ सकता है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की आज सुबह 11:45 पर पीसी है, जिसमें वो गठबंधन को लेकर खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली बैठक में हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। 1 महीने का ही समय बचा है, लेकिन सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटें देने को तैयार। महाराष्ट्र में 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार से दरकिनार कर दिए गए मनमोहन सिंह को महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो गया है। आज महाराष्ट्र के 7 निर्दलीय विधायक अजित पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल होंगे। अजित पवार इस मामले को लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ दिन पहले ही 4 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कोयला ब्लॉक और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पूर्व कैग विनोद राय के आरोपों का खंडन किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैंने वास्तव में अपना कर्तव्य निभाया। जिन्होंने लिखा है कि मैं उन लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। विनोद राय ने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल ब्लॉक आवंटन में हुई बंदरबाट के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद आज 3 केंद्रीय मंत्री 100 दिनों के अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे। नितिन गडकरी, वीके सिंह, हरसिमरत कौर बादल की आज पीसी है। इस दौरान वो 100 दिनों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता को नहीं बताने पर मोदी अपने 15 मंत्रियों से नाराज हैं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी करने के लिए अलग अलग रेट तय है। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि लव जिहाद के लिए अरब देशों से फंडिंग होती है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पहचान बदलकर शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी भरकम रकम दी जाती है। साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद बड़ी समस्या है, जिस पर रोक जरूरी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिया। कहा कि यहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज ने पूछा कि मदरसों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार करते कांग्रेस के नेता राशिद दलवी ने कहा कि पहले वो मदरसे में दाखिला लें, फिर उन्हें समझ में आएगा कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि अवैध कसाई खानों की कमाई से आतंकवादियों के पास ये पैसा जा रहा है और इसी पैसे से बम बनाकर ब्लास्ट किया जाता है। लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में बीजेपी नेता कलराज मिश्र और योगी आदित्यनाथ पर लव जिहाद को राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगाया गया है। दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक लव जिहाद पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार, यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने शनिवार को बंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल किया। रंजीत सिन्हा ने कहा कि वकील प्रशांत भूषण को उस विसल ब्लोअर के नाम का खुलासा करने से छूट नहीं मिल सकती, जिससे उनके सरकारी आवास पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट उन्हें मुहैया कराई।
भूषण ने याचिका में आरोप लगाया कि रंजीत सिन्हा ने 2G घोटाले के आरोपियों और आरोपी कंपनीज के अधिकारियों से अपने आवास पर मुलाकात की, इसलिए उन्हें 2G घोटाले की जांच से हटाया जाए। भूषण गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के वकील हैं। रेलवे घूसकांड मामले पर दिल्ली की विशेष अदालत में आज से ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के निलंबित मेंबर महेश कुमार सहित 10 लोग आरोपी हैं। मामला रेलवे में पद दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपए घूस लेने से जुड़ा हुआ है। इस घूसकांड के खुलासे के बाद यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन कुमार बंसल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आरएलडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। कल सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगले का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया। आरएलडी की मुखिया अजित सिंह का बंगला खाली कराने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पार्टी ने मीटिंग कर सोमवार को भारी संख्या में किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत तुगलक रोड से चौधरी चरण सिंह की कई यादें जुड़ी हैं, इसे स्मारक घोषित कर देना चाहिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आयसा ने जीत परचम लहराया। आयसा के उम्मीदवारों ने चारों सीटें जीतकर लगातार दूसरे साल क्लीन स्वीप किया। जेएनयू में अध्यक्ष पद पर आयसा के आशुतोष कुमार ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अनंत प्रकाश ने बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर आयसा के उम्मीदवार आशुतोष कुमार को 1386 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार को 944 वोट। वहीं उपाध्यक्ष पद पर आयसा के उम्मीदवार अनंत प्रकाश को 1366 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी उम्मीदवार को 756 वोट मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में बाबा रामदेव की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना भगवान राम, परशुराम और कृष्ण तक से कर डाली। बाबा रामदेव ने भी बीजेपी अध्यक्ष की शान में कसीदे पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा कि शाह बोलने वालों में नहीं, करने वाले नेताओं में से है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का क्रेडिट बाबा रामदेव को भी दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में सेवा सदन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह बाबा रामदेव के साथ यज्ञ हवन में भी शरीक हुए। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश को पालन नहीं करने के चलते 4 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल सूचना आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी को पब्लिक अथॉरिटी माना था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। मायावती ने सभी जिला और लोकसभा कमेटियां भंग कर नया जोनल सिस्टम लागू कर दिया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ आधिकारिक तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत बन गए हैं। एक भव्य कार्यक्रम में उनका राज तिलक हुआ। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक तिलक की प्रक्रिया पूरी हुई और उन्हें जनेऊ भेंट किया गया। गोरखनाथ मठ के महंत रहे अवैधनाथ के निधन के बाद ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। शुक्रवार को अवैधनाथ का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी का पीठाधीश्वर पद के लिए अभिषेक किया गया। महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के तिलक के मौके पर बड़ी संख्या में संत, महंत और धर्माचार्य भी मौजूद रहे। यूपी के सरदना से विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में मत्था टेका। सोम ने कहा कि चूरू के इस प्रसिद्ध मंदिर में उन्होंने देश में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने सड़कों की खस्ता हालत देखकर विरोध के तौर पर खुद फावड़ा चलाकर सिर पर बोझ हटवाया। यूपी के संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद सत्यपाल सैनी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कुमुद भूषण जमीन मामले पर आज धर्मशाला के उपायुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने 2010 में पालमपुर के कंडबाड़ी गांव में कुमुद भूषण एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर जमीन खरीदी थी। हरियाणा के रेवाड़ी में आग लगने से पीएनबी बैंक की शाखा में करोड़ों की नकदी खाक हो गई, साथ ही जेवरात और दस्तावेज भी जल गए। ज्योति मर्डर केस के आरोपियों में से एक सोनू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्य आरोपी पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा सहित सभी 6 आरोपी जिला जेल में बंद। यूपी के कानपुर में पुलिस ने ढाबे पर सरकारी चावल उतार रहे 3 ट्रकों को पकड़ा।
मामला मंधना चौकी इलाके का है। ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे ढाबे पर चावल उतार रहे थे। यूपी के बांदा में अवैध खनन इस समय चरम पर है। रात के 10 बजते ही अवैध खनन में लगे दर्जनों ट्रैक्टर बालू की ढुलाई में लग जाते हैं। बिहार के दरभंगा में एक नामी डॉक्टर पर महिला की किडनी निकालकर बेचने का आरोप लगा है। भारतीय गौ क्रांति मंच ने चंडीगढ़ में जन जागरण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया। गुड़गांव में पुलिस ने 3000 बोतल शराब जब्त की। पुलिस की भनक लगते ही शराब सप्लाई करने वाले फरार हो गए। भारतीय गौ क्रांति मंच ने चंडीगढ़ में जन जागरण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया। गूगल आज नया एंड्रॉइड फोन लॉन्च करेगा। इसकी कीमत 5000 से 6000 के बीच हो सकती है।